हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास ASP.NET कोर 6 की ये लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एंड वर्क फ्लो ऑफ ASP.NET कोर 6 एप्लीकेशन। भाई देखो, जिस तरह से अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर देखा है तो उसके अंदर मैंने आपको अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो मैंने क्रिएट करना सिखाया था। तो अगर किसी ने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो वो वाला लेक्चर देख लो, उसके बाद इस लेक्चर के ऊपर आओ। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को प्रोग्राम मेंटोर को सब्सक्राइब नहीं किया तो दिल से गुजारिश है कि प्लीज वीडियो को यहीं पे पॉज करके पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि आगे और भी बहुत ज्यादा वीडियोस आने वाली हैं इस लेक्चर सीरीज से रिलेटेड। तो ये होगा हमारा पार्ट नंबर 6 और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भाई देखो, प्रीवियस लेक्चर में जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, कौन सा प्रोजेक्ट क्रिएट किया था? ASP.NET कोर वेब ऐप विद MVC। मतलब MVC के साथ जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसके अंदर जो भी हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर था वो मैं आपको आज के इस लेक्चर के अंदर समझाऊंगा। और जो हमारी ASP.NET कोर 6 की जो एप्लीकेशन हमने बनाई थी उसका वर्क फ्लो क्या होता है, मतलब पहले कौन सी फाइल रन होती है, उसके बाद कौन सी चीजें रन होती हैं, सारी चीजें मैं आपको आज के इस लेक्चर के अंदर बताऊंगा। ठीक है, तो मैं आ जाता हूं अपने विजुअल स्टूडियो में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा प्रोजेक्ट ASP कोर वेब ऐप MVC। ये हमने बनाया था MVC टेम्पलेट को यूज करके। और MVC टेम्पलेट के अंदर क्या होता है कि वो जो मॉडल, व्यूज, कंट्रोलर्स के फोल्डर होते हैं वो पहले से हमारे पास आ जाते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो, जो आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले हमारे पास है कनेक्टेड सर्विसेज। ठीक है, अभी देखो, अभी तक हमने कोई भी सर्विस यहाँ पे कनेक्ट नहीं करवाई हुई, इसलिए क्या लिखा हुआ है, नो सर्विस डिपेंडेंसीज डिस्कवर्ड। मतलब सर्विस के लिए कोई भी डिपेंडेंसी अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो जब आगे जाके हम सर्विस की डिपेंडेंसी यहाँ पे बनाएंगे तो उसको हम इस जगह पे ऐड करेंगे। ठीक है, फिर आ जाओ डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज मतलब आपकी एप्लीकेशन में जो जो भी लाइब्रेरीज आप यूज करने वाले हो, कुछ लाइब्रेरीज इसके अंदर पहले से मौजूद होती हैं, मतलब कुछ डिपेंडेंसीज इसके अंदर पहले से मौजूद होती हैं, कुछ डिपेंडेंसीज हम फ्यूचर में जाके ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखो, डिपेंडेंसीज के अंदर हमारे पास दो फोल्डर्स हैं, एक एनालाइजर्स है और एक फ्रेमवर्क्स है। अगर मैं आपको फ्रेमवर्क्स दिखाऊं तो यहाँ पे देखो, ASP.NET कोर फ्रेमवर्क मौजूद है और .NET कोर फ्रेमवर्क मौजूद है। तो मतलब जो भी आप फ्रेमवर्क्स यूज करोगे वो यहाँ पे आपको नजर आएंगे। जिस तरह आगे जाके हम एंटिटी कोर, ठीक है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क का जो कोर है वो हम ऐड करेंगे इसके अंदर, वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आ जाओ टॉप पे, यहाँ पे देखो एनालाइजर्स। मतलब डिपेंडेंसीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक तो फ्रेमवर्क्स, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स के ऊपर भी तो डिपेंडेंट होती है ना। फिर आ जाओ एनालाइजर्स, मतलब यहाँ पे जो बाकी की डिपेंडेंसीज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जिस तरह यहाँ पे देखो, रेजर है, C# है, .NET लॉगिंग है और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो ये सारी डिपेंडेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। फिर देखो, आपके पास नेक्स्ट फोल्डर है प्रॉपर्टीज का। ठीक है, देखो प्रॉपर्टीज के अंदर आपको एक फाइल मिलती है जिसका नाम है launch settings.json। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको IIS की कुछ सेटिंग नजर आ रही है। ठीक है, फिर नीचे आ जाओ, यहाँ पे केस्ट्रल जो हमारे पास वेब सर्वर होता है उसकी सेटिंग्स आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, नीचे भी हमारे पास कुछ एनवायरमेंट वेरिएबल्स हैं, उसकी सेटिंग हुई हुई है। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसिकली क्या है, हमारी ऐप को रन करने के लिए, मतलब हमारी जो लोकल डेवलपमेंट मशीन है, मतलब ये जो मेरा लैपटॉप है जिसके अंदर मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, उसके ऊपर कौन कौन सी सेटिंग्स आपको रिक्वायर्ड है, सर्वर की, पोर्ट की, वो सारी चीजें यहाँ पे देखो आपको नजर आ रही होंगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं launch settings.json के बारे में कुछ पॉइंट्स आपको समझाऊं, ठीक है, कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स है उसको मैं समझाता हूं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे आ जाओ। तो देखो, यहाँ पे क्या बता रहा है, व्हाट इज launch settings JSON इन ASP.NET कोर। तो यहाँ पे देखो, इन द प्रॉपर्टीज फोल्डर, मतलब ये जो फाइल है लॉन्च सेटिंग्स वाली हमें कहाँ मिलती है, हमारे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर प्रॉपर्टीज का फोल्डर होता है, उसके अंदर हमें ये मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है, प्रॉपर्टीज के फोल्डर के अंदर यू कैन फाइंड द launch settings.json फाइल विच कंटेन्स सेटिंग्स दैट कंट्रोल हाउ योर वेब ऐप इज स्टार्टेड ऑन योर डेवलपमेंट मशीन। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, launch settings.json फाइल के अंदर कौन सी सेटिंग मौजूद होती हैं, ऐसी सेटिंग मौजूद होती हैं जो इस चीज को कंट्रोल करती हैं कि जो हमारी वेब एप्लीकेशन है वो हमारे डेवलपमेंट मशीन, मतलब जो मेरा लैपटॉप है, उस पे किस तरह से स्टार्ट होगी, किस तरह से रन होगी। क्योंकि आपको पता है ना, रन होने के लिए हमें URL चाहिए, मतलब लोकल होस्ट चाहिए, फिर पोर्ट नंबर चाहिए। तो इस तरह की जो भी सेटिंग्स होती हैं वो हमारे पास launch settings.json के अंदर मौजूद होती हैं। इसका मतलब हमारी जो डेवलपमेंट मशीन है, जो मेरा लैपटॉप है, उसके ऊपर जो सर्वर, जो वेब सर्वर चलेगा, उसका जो भी पोर्ट नंबर होगा, जो भी लोकल होस्ट होगा, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ कहां तक महदूद है, सिर्फ हमारे पीसी तक महदूद है, क्योंकि हम अपने पीसी पे इस वक्त क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, द सेटिंग्स दैट आर प्रेजेंट विद इन दिस फाइल आर गोइंग टू बी यूज्ड व्हेन वी रन द .NET Core application either from Visual Studio or by using .NET Core CLI। मतलब देखो, यहाँ पे कह रहा है कि भाई ये जो हमारे पास जितनी भी सेटिंग्स है ना, ये हमारी एप्लीकेशन को रन करने में मदद देते हैं। कहाँ पे, हमारे डेवलपमेंट मशीन के ऊपर। और देखो, जब भी हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं ना, तो दो तरीके से रन कर सकते हैं।
एक तो विजुअल स्टूडियो IDE के थ्रू हम रन कर सकते हैं, और दूसरा .NET कोर का जो CLI होता है, जो कमांड लाइन इंटरफेस होता है, उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि जो भी डेवलपमेंट मशीन के ऊपर जो भी सेटिंग्स होती हैं जिसके थ्रू हमारी एप्लीकेशन को रन होना होता है, वो सारी चीजें हम कहां पे रखते हैं, लॉन्च सेटिंग्स डॉट जेसन में। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज दिस, लॉन्च सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल इज ओनली यूज विद इन द लोकल डेवलपमेंट मशीन। मतलब यहाँ पे देखो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, और वो क्या है कि ये जो फाइल है ना, कौन सी, लॉन्च सेटिंग्स डॉट जेसन, ये सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी लोकल डेवलपमेंट मशीन के ऊपर ही यूज में आती है। मतलब इसको हम सिर्फ अपने उसी प्रोजेक्ट के अंदर रखते हैं जो प्रोजेक्ट हमारी लोकल डेवलपमेंट मशीन के ऊपर रखा हुआ है। मतलब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, that means this file is not required when we publishing our ASP.NET Core application to the production server। इसका मतलब यहाँ पे कह रहा है कि भाई जब तक आप अपनी एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हो ना लोकल इन्वायरमेंट में, लोकल इन्वायरमेंट मतलब जब तक आप उसे अपने पीसी पे रन कर रहे हो, लैपटॉप पे रन कर रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, तब तक तो आपको ये लॉन्च सेटिंग्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब आप अपनी वेबसाइट को उठा के इंटरनेट के सर्वर पे, मतलब जब आप इसको लाइव पब्लिश कर दोगे, तो वहां पे आपको इस फाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटरव्यूज के अंदर पूछा जा सकता है, तो आपने याद रखना है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो ये उसी का कोड दिखा रहा है लॉन्च सेटिंग्स डॉट जेसन का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा है IIS एक्सप्रेस, मतलब ये हमारे पास सेटिंग्स है, ये किससे रिलेटेड है, यहाँ पे देखो IIS एक्सप्रेस जो सर्वर होता है उससे रिलेटेड है। और नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा, जहाँ पे आपको देखो एप्लीकेशन URL नजर आ रहा है। ठीक है, लोकल होस्ट, उसका पोर्ट नंबर नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास सेटिंग्स है ये किसके लिए, यहाँ पे देखो दिस सेटिंग्स इज फॉर केस्ट्रल वेब सर्वर। मतलब बाय डिफॉल्ट जो हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है वो किसके ऊपर हो रही है, केस्ट्रल वेब सर्वर के ऊपर हो रही है, तो उसकी सेटिंग्स हमारे पास यही लॉन्च सेटिंग्स के अंदर मौजूद होती हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो IIS एक्सप्रेस सर्वर के अंदर भी उसको यूज कर सकते हो। और यहाँ पे देखो हमारे पास जो दूसरी सेटिंग है वो क्या है, IIS एक्सप्रेस की। तो हम सिर्फ यहाँ पे जो अभी बाय डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं वो कौन सी सेटिंग यूज कर रहे हैं, केस्ट्रल वेब सर्वर की सेटिंग्स को यूज कर रहे हैं। इसको हम आगे जाके डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि केस्ट्रल वेब सर्वर क्या होता है, IIS क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं यही चीजें आपको यहाँ पे दिखाऊं अपनी फाइल के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये हमारे पास जो IIS एक्सप्रेस सर्वर की जो हमारे पास सेटिंग्स है वो यहाँ पर है। और ये देखो अगर मैं ऊपर लेके जाऊं, देखो ये जो हमारे पास आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास है केस्ट्रल वेब सर्वर की सेटिंग्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन URL में देखो आपको दो पोर्ट्स नजर आ रही हैं लोकल होस्ट के साथ, एक 7153 और एक 5153। तो अगर मैं अभी अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूं तो देखते हैं कि हमारे साथ जो हमारा लोकल होस्ट है उसके साथ कौन सा पोर्ट हमें डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूं, तो यहाँ पे देखो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, और यहाँ पे देखो आपको दिखा रहा है, मतलब एक नैव बार आ रही है, और यहाँ पे देखो वेलकम का एक मैसेज है और लिंक नजर आ रहा है आपको। और यहाँ पे देखो लोकल होस्ट और उसका पोर्ट नंबर कौन सा यूज हो रहा है, यहाँ पे देखो 7153। ठीक है, इसका मतलब यही सेटिंग्स कहाँ पे डिफाइन हुई हुई थी, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे देखो जो आपको नजर आ रहा है, देखो ये दो पोर्ट्स को यूज करेगा, या तो 7153 को यूज करेगा या 5153 को यूज करेगा। तो ये हमारे पास बेसिकली जो सेटिंग्स हुई हुई हैं ये केस्ट्रल वेब सर्वर की सेटिंग्स हुई हुई हैं। इसका मतलब ये इस बात की हमारे पास प्रूफ है कि भाई यहाँ पे जो हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है वो केस्ट्रल वेब सर्वर के ऊपर हो रही है। लेकिन अगर हम चाहें तो हम इसको स्विच कर सकते हैं, आगे जाके IIS के ऊपर भी स्विच कर सकते हैं, उसकी सेटिंग्स भी यहाँ पे आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो भी सेटिंग्स होती हैं जो हम अपने डेवलपमेंट मशीन के ऊपर कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड जो भी सेटिंग्स होती हैं वो हमारे पास यहाँ पे हमें डिस्प्ले होती हैं। ठीक हो गया, फिर मैं इसको स्टॉप करता हूँ, आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो आपके पास प्रॉपर्टीज के बाद नेक्स्ट क्या है, www रूट का फोल्डर। भाई देखो www रूट हमारे पास ऐसा फोल्डर होता है जिसके अंदर हम अपनी स्टैटिक फाइल्स को स्टोर करते हैं। स्टैटिक फाइल्स मतलब जिस तरह हमें अपनी एप्लीकेशन के अंदर इमेजेस डिस्प्ले करवानी है, तो वो जो इमेजेस है उसका फोल्डर बना के मैं कहाँ पे रखूंगा, www रूट के फोल्डर में रखूंगा। फिर सेम इसी तरह अगर मुझे कोई CSS के फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स यूज करने हैं, जिस तरह से बूटस्ट्रैप हो गया, तो बूटस्ट्रैप की फाइल्स भी मैं यहीं पे रखूंगा। मतलब जो भी स्टैटिक फाइल्स हैं जिसके अंदर चेंजिंग नहीं होती वो सारी चीजें मैं कहाँ पे रखूंगा, www रूट के अंदर। जिस तरह अगर मैं इसको ओपन करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो हमारी साइट की जो ग्लोबल CSS फाइल होती है, यहाँ पे देखो site.css वो भी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की फाइल है वो भी यहाँ पे मौजूद है। और देखो फिर यहाँ पे लाइब्रेरी है, उसके अंदर यहाँ पे देखो आपको बूटस्ट्रैप नजर आ रहा होगा, jQuery नजर आ रहा होगा, jQuery वैलिडेशन है, और यहाँ पे देखो आइकॉन नजर आ रहा होगा। तो अगर देखो लाइब्रेरी के अंदर मैं बूटस्ट्रैप को यहाँ पे एक्सपेंड करता हूँ, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे देखो डिस्ट है, डिस्ट के अंदर आपको CSS नजर आ रहा होगा। मतलब ये देखो ये CSS जो बूटस्ट्रैप की CSS फाइल्स हैं वो यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं, और जो बूटस्ट्रैप की जो JS की फाइल्स हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो भाई देखो अगर मैं यहाँ पे देखो बूटस्ट्रैप की CSS फाइल को ओपन करके आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखो
यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप का कौन सा वर्जन यूज हो रहा है 5.1.0। इसका मतलब बूटस्ट्रैप का वर्जन 5 यहाँ पे यूज हो रहा है, जो कि इस वक्त लेटेस्ट वर्जन है। तो एक बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि भाई जो ASP.NET Core 6 है उसके अंदर जो भी आप एप्लीकेशन बनाओगे उसके अंदर जो बूटस्ट्रैप की बाय डिफॉल्ट सपोर्ट होती है वो कौन से वर्जन की होती है, बूटस्ट्रैप 5 की सपोर्ट होती है। ठीक है, तो देखो ये जितनी भी स्टैटिक फाइल्स हैं, ठीक है, चाहे बूटस्ट्रैप की फाइल्स हो, ठीक है, यहाँ पे देखो आपको jQuery भी नजर आ रही होगी। ठीक है, देखो jQuery को अगर मैं ओपन करके दिखाऊं, देखो इसके अंदर यहाँ पे देखो jQuery की भी फाइल आपको नजर आ रही होगी। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखो jQuery का सारा कोड आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। और देखो jQuery का भी लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे यूज हो रहा है 3.5.1। ठीक है, तो मतलब बूटस्ट्रैप jQuery अगर आप यूज करना चाह रहे हो एप्लीकेशन के अंदर तो आपको उसे अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हो जिसके अंदर MVC की सपोर्ट है तो ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं। लेकिन जो एम्प्टी टेम्पलेट होता है उसके अंदर वो जो MVC के फोल्डर्स हैं और ये जो सारी चीजें वो हमें खुद से बनानी पड़ती हैं। ठीक हो गया, क्लियर हुआ यहाँ तक। और यहाँ पे देखो jQuery वैलिडेशन भी है। मतलब jQuery वैलिडेशन का जो हमारे पास प्लगइन आता है, अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं, यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा, इसको मैं ओपन करता हूं तो ये देखो jQuery वैलिडेशन प्लगइन है 1.17.0। तो अगर आप jQuery का वैलिडेशन प्लगइन यूज करना चाह रहे हो फॉर्म की वैलिडेशंस के लिए तो वो काम भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये जितनी भी स्टैटिक फाइल्स हैं देख रहे हो, ये सारी स्टैटिक फाइल्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। कहाँ पे मौजूद हैं, देखो www रूट के फोल्डर के अंदर यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ पे देखो आपको कंट्रोलर्स का फोल्डर नजर आ रहा होगा, मॉडल्स का फोल्डर नजर आ रहा होगा, व्यूज का फोल्डर नजर आ रहा होगा। अच्छा, इन फोल्डर्स को समझाने से पहले भाई यहाँ पे देखो मैं ये सारी फाइल्स यहाँ पे बंद करता हूँ और मैं अपनी एप्लीकेशन को एक दफा फिर रन करता हूँ। तो भाई यहाँ पे देखो ये आपको एक पेज नजर आ रहा है, लेकिन ये पेज बेसिकली आ कहां से रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये समझाता हूं। ठीक है, तो देखो मैं अपनी एप्लीकेशन को यहाँ से स्टॉप करता हूं। भाई देखो यहाँ पे देखो कंट्रोलर्स का फोल्डर पहले से बना हुआ है और इसके अंदर यहाँ पे देखो होम कंट्रोलर की जो एक क्लास है वो पहले से इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, देखो ये आपको क्लास नजर आ रही है होम कंट्रोलर की। अब इसके अंदर यहाँ पे देखो कुछ एक्शन मेथड्स हैं। तो भाई याद रखना, जब भी हमारी एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम रन होती है तो हमारे पास होम कंट्रोलर का कौन सा एक्शन मेथड चलता है, यहाँ पे ये वाला जिसका क्या नाम है इंडेक्स। और इसके अंदर MVC एप्लीकेशन के अंदर ASP.NET Core की एप्लीकेशन के अंदर राउटिंग का कॉन्सेप्ट भी इंप्लीमेंट हुआ हुआ है। और राउटिंग का कॉन्सेप्ट यही बताता है कि भाई जब भी आप अपनी एप्लीकेशन रन करोगे तो सबसे पहले होम कंट्रोलर का इंडेक्स एक्शन मेथड चलेगा। ठीक है, ये राउटिंग में पहले से डिफाइन हुआ हुआ है। कहां डिफाइन हुआ हुआ है ये भी अभी मैं आपको दिखाता हूं। फिर देखो जब ये वाला एक्शन मेथड चलेगा ये क्या रिटर्न करेगा, हमें एक व्यू रिटर्न करेगा। तो वो व्यू कहां पे मौजूद है, यहाँ पे देखो मॉडल्स के नीचे आपको व्यूज का फोल्डर नजर आ रहा है। देखो इसके अंदर आपको होम का फोल्डर मिलेगा और होम के अंदर यहाँ पे देखो index.cshtml। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो ये जो होम कंट्रोलर ये जो एक्शन मेथड को कॉल कर रहा था ना और एक्शन मेथड ये जो व्यू रिटर्न करवा रहा था, ये कौन सा व्यू रिटर्न करवा रहा है, ये वाला। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम और जो भी लिंक था यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा जिसके अंदर लिखा हुआ था बिल्डिंग वेब एप्स विद ASP.NET Core। तो ये सारा बेसिकली यहाँ से आ रहा है। ठीक हो गया, और इसके अंदर देखो एक और फाइल भी है privacy.cshtml, मतलब प्राइवेसी पॉलिसी के लिए। ठीक है, फिर देखो इसके अंदर शेयर्ड का फोल्डर भी मिलता है। मतलब शेयर्ड के फोल्डर के अंदर आपको याद होगा जिस तरह एक फाइल होती है layout.cshtml जो कि मास्टर पेज की एक फाइल होती है, तो वो भी हमारे पास यहाँ पे पहले से बनी हुई है। और फिर आपने देखा होगा कि भाई जब भी हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते थे, मतलब अगर हमारी एप्लीकेशन में एक्सेप्शन आ जाती है तो ये error.cshtml वाली फाइल डिस्प्ले हो जाती है यूजर को। फिर देखो व्यू इंपोर्ट्स है, ये भी वही कॉन्सेप्ट है जो हम MVC में देख कर आए हैं। ठीक है, और फिर देखो यहाँ पे मॉडल्स, यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट एक मॉडल बना हुआ है किसके लिए, एरर व्यू मॉडल। ठीक है, तो मतलब ये मॉडल्स फोल्डर हो गया, क्योंकि मॉडल का बेसिकली काम क्या होता है कि डेटाबेस एंटिटीज के साथ जो कनेक्टिविटी होती है वो हम मॉडल क्लासेस के अंदर करते हैं। इसको भी हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, तो ये है बेसिकली इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ठीक है, व्यूज को मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ और फिर देखो फिर हमारे पास आती है ऐप settings.json। ऐप settings.json के अंदर यहाँ पे देखो कुछ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे पहले से हुई हुई है, लेकिन ये बहुत कम है, आगे जाके और भी ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन होगी इसके अंदर। ठीक है, तो ऐप सेटिंग्स के ऊपर मैं दोबारा आता हूँ। ठीक है, तो भाई देखो ऐप settings.json वाली जो फाइल है ये बेसिकली है कौन सी फाइल, भाई देखो प्रीवियस ASP.NET वर्जन्स के अंदर हम वहां पे वेब कॉन्फ़िग की फाइल यूज करते थे। वेब कॉन्फ़िग की फाइल के अंदर हम क्या करते थे, जो भी हमारी डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग्स होती थी या और जो भी काम होते थे कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड वो सारे हम उस फाइल के अंदर करते थे। लेकिन यहाँ पे देखो वेब कॉन्फ़िग फाइल भी नहीं है, global.asx फाइल भी नहीं है, तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन वाला काम है वो हम कहाँ करते हैं, बेसिकली यहाँ पे जिस फाइल का क्या नाम है ऐप settings.json। ठीक है, तो अगर इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊं, आगे आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ASP.NET Core ऐप settings.json फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट, इफ यू हैव वर्कड विद द प्रीवियस वर्जन्स ऑफ द ASP.NET एप्लीकेशन
देन यू मेक नो द इंपॉर्टेंस ऑफ द web.config फाइल। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपने ASP.NET के प्रीवियस वर्जन्स के साथ काम किया है और अगर आपने ASP.NET MVC की एप्लीकेशन बनाई है तो वहां पे आपको वेब कॉन्फ़िग फाइल की जो इंपॉर्टेंस है उसका बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इन प्रीवियस वर्जन्स ऑफ ASP.NET एप्लीकेशन वी जनरली यूज टू स्टोर एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स सच एज डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग, एनी एप्लीकेशन स्कोप, ग्लोबल वेरिएबल्स एंड मैनी मोर विद इन द वेब कॉन्फ़िग फाइल। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, ASP.NEट एप्लीकेशन के जो प्रीवियस वर्जन्स थे वहां पे जितनी भी हम कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स करते थे, जिस तरह से कनेक्शन स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, या फिर ग्लोबल वेरिएबल्स हो गए, वो सारा काम हम कहां पे करते थे, वेब कॉन्फ़िग फाइल में करते थे। लेकिन वेब कॉन्फ़िग फाइल हमारे पास यहाँ पे ASP.NET Core 6 एप्लीकेशन के अंदर तो मौजूद ही नहीं है, तो फिर हम वो सारा काम कहां करेंगे, ऐप सेटिंग्स.json फाइल के अंदर। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो कुछ और पॉइंट्स हैं, क्या कह रहा है, when we create an ASP.NET Core web application with an empty project template or Razor pages or MVC template or web API template, then the Visual Studio automatically creates the app settings.json file for us। मतलब अब यहाँ पे देखो बता रहा है कि app settings.json वाली जो फाइल है वो कौन कौन सी टेम्पलेट्स के साथ ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है विजुअल स्टूडियो द्वारा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एम्प्टी प्रोजेक्ट टेम्पलेट, मतलब अगर आप एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाते हो ASP.NET Core का तो उसके अंदर भी ऐप सेटिंग्स वाली फाइल मिलेगी। रेजर पेजेस बनाते हो, उसका जो प्रोजेक्ट बनाते हो, MVC टेम्पलेट बनाते हो, वेब API टेम्पलेट बनाते हो, तो इन सारी चीजों के साथ जो ऐप सेटिंग्स.json वाली फाइल है वो ऑटोमेटिकली आपका विजुअल स्टूडियो बना देता है आपके प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द ऐप सेटिंग्स.json फाइल इज एन एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल। मतलब ऐप सेटिंग्स की जो फाइल है बेसिकली क्या है, आपकी एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, जिस तरह web.config फाइल होती थी। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यूज टू स्टोर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स सच एज डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग, एनी एप्लीकेशन स्कोप, ग्लोबल वेरिएबल्स एक्सेट्रा। मतलब आपकी एप्लीकेशन के जो भी डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग है, ग्लोबल स्कोप वेरिएबल्स हैं, या और भी कोई कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स है, वो सारी आप ऐप सेटिंग्स वाली फाइल के अंदर करोगे। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फिर आ जाओ दोबारा अपने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पे। तो यहाँ पे देखो अब ऐप सेटिंग्स के नीचे हमारे पास एक फाइल है program.cs। अब देखो भाई ये program.cs बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल है, क्योंकि भाई देखो अगर मैं आपको ये बताऊं कि जब भी आप अपनी एप्लीकेशन रन करते हो तो सबसे पहली जो फाइल रन होती है वो होती है program.cs। ठीक है, कैसे रन होती है, यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे देखो एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट बिल्डर मतलब आप इसके नाम से ही समझ जाओ कि क्या हो रहा है, हमारी वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करने की बात हो रही है, बिल्ड करने की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने अपनी वेब एप्लीकेशन को क्रिएट किया और यहाँ पे देखो बिल्डर के एक वेरिएबल के अंदर भेज दिया, और फिर देखो मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड कंट्रोलर्स विद व्यूज। मतलब देखो यहाँ पे मैं एक सर्विस यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, मतलब मैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर इस सर्विस को, इस कंटेनर को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि जो भी हमारे कंट्रोलर्स और व्यूज है ना वो बिल्कुल सही तरह से वर्क करेंगे। और फिर देखो यहाँ पे देखो बिल्डर डॉट बिल्ड, मतलब यही जो मैंने यहाँ पे सर्विसेज के अंदर ऐड की थी, मैंने उसको बिल्ड किया और उसके बाद मैंने इस ऐप के वेरिएबल के अंदर इसको डाल दिया। और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या काम हो रहा है, यहाँ पे देखो मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई अगर ऐप का जो एनवायरनमेंट है अगर वो डेवलपमेंट के लिए सूटेबल है तो ठीक है, लेकिन अगर सूटेबल नहीं है तो यहाँ पे देखो क्या लगा हुआ है, नॉट। अगर सूटेबल नहीं है तो यहाँ पे देखो एक आपने एरर भेजना है, और एरर में वही जो एरर वाली जो हमारे पास व्यू था वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो अब आपको नजर आ रहा होगा, ये देखो रीडायरेक्शन, यूज स्टैटिक फाइल्स, यूज राउटिंग, ये क्या है, ये सब बेसिकली आपके पास है मिडिलवेयर्स क्या होते हैं इसको डिटेल में आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे बस इतना समझो कि भाई जब भी हम अपनी एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब जब भी हम अपनी एप्लीकेशन को, वेब एप्लीकेशन को रन करते हैं, तो रन होने के बाद सबसे पहले वो इस फाइल के ऊपर आता है, और इस फाइल के ऊपर यहाँ पे देखो जिन जिन चीजों की रजिस्ट्रेशन हुई है वही काम परफॉर्म होता है, अदरवाइज परफॉर्म नहीं होता। जिस तरह भाई यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे www रूट के अंदर इमेजेस डाली हुई हैं, ठीक है, तो अगर मैं यहां से वो इमेजेस अपनी वेबसाइट में डिस्प्ले करवाऊंगा तो वो इमेजेस तब तक डिस्प्ले नहीं होंगी जब तक मैं ये वाला मिडिलवेयर यहां पे ऐड नहीं करता। सेम इसी तरह यहां पे देखो यूज राउटिंग, मतलब राउटिंग हमारे इस प्रोजेक्ट में तब तक काम नहीं करेगी जब तक मैं ये वाला मिडिलवेयर ऐड नहीं कर देता। फिर सेम इसी तरह देखो ऑथराइजेशन है, और यहाँ पे देखो वो जो पैटर्न होता है, किसका पैटर्न, जो हमारे पास राउटिंग का पैटर्न होता है कि भाई सबसे पहले होम कंट्रोलर चलेगा, होम कंट्रोलर का इंडेक्स सेक्शन मेथड चलेगा। तो ये सारे क्या है, मिडिलवेयर्स हैं जिनको यहाँ पे डिफाइन किया गया है, और उसी के बाद एंड में हमारी एप्लीकेशन रन होती है। मतलब आप समझ लो कि जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस करोगे, रन करोगे,
तो इन सारे मिडिलवेयर्स को यहाँ पे चेक किया जाएगा, क्योंकि रिक्वेस्ट सबसे पहले कहाँ आती है, program.cs फाइल के अंदर आती है। मतलब समझ लो ये आपके पास एक पाइपलाइन है और जो भी हमारी रिक्वेस्ट है वो इसी पाइपलाइन से होके हमारी एप्लीकेशन की तरफ जाती है और उसको रन करती है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है मिडिलवेयर्स का, जो कि कहाँ पे डिक्लेयर्ड है, program.cs में डिक्लेयर्ड है। तो अगर मैं मिडिलवेयर के बारे में थोड़ा बताऊं, यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, अब मिडिलवेयर इज नथिंग बट अ कंपोनेंट क्लास। मतलब मिडिलवेयर यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुछ भी नहीं है, जस्ट ये क्या है, क्लास है which is executed on every request in ASP.NET Core application। इसका मतलब आप जब भी कोई रिक्वेस्ट करते हो, जब भी आप कोई पेज रिक्वेस्ट करते हो अपनी ASP.NET Core एप्लीकेशन का, जब भी आप उसके ऊपर फर्स्ट टाइम आते हो, मतलब जब जब आप उसे रिक्वेस्ट करोगे तब तब हमारे पास मिडिलवेयर्स क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। और मिडिलवेयर्स कहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे देखो मिडिलवेयर्स मौजूद है हमारी program.cs फाइल में। और मिडिलवेयर्स मैं किसे कह रहा हूँ, ये देखो ये सारी चीजें क्या है, मिडिलवेयर्स हैं। मतलब अगर आप ये मिडिलवेयर्स ऐड नहीं करोगे तो ना ही आप इमेजेस को यूज कर पाओगे, ना ही राउटिंग को यूज कर पाओगे, ना ही रिडायरेक्शन, ना ही ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, क्योंकि आपकी सारी रिक्वेस्ट इसी फाइल से, इसी मिडिलवेयर से क्या होके गुजरती हैं। इसका मतलब आपकी जितनी भी रिक्वेस्ट है एप्लीकेशन की वो सारी इसी फाइल में से, इन्हीं मिडिलवेयर से होके गुजरती हैं। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है कंप्लीट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, बेल का आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि और भी बहुत ज्यादा वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल प्रोग्राम मेंटोर।